अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद और अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम अपने वीडियो के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक का नाम एम्पेयर्स लॉ था और एम्पेयर्स लॉ का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जो हम डिमोस्ट्रेट करेंगे। इस पार्ट से पहले मैंने आपको ये बताया कि हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा था कि एक स्ट्रेट वायर के अराउंड कुछ इस तरह के रिंग्स बन रहे होते हैं। इन रिंग्स को हम कहते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स और हर रिंग की अपनी एक वेल डिफाइंड क्या है स्ट्रेंथ होती है। स्मॉल रेडियस पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और लार्जर रेडियस पे क्या है कम स्ट्रेंथ है। डिपेंड करता है कि किस रेडियस पर आप स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम बी कहते हैं। ओके, तो इसी बायो-सैवर्ट के कॉन्सेप्ट को फिर एम्पेयर्स ने क्या किया, इन्वॉल्व किया और एम्पेयर्स ने भी यही काम किया कि उसी ने यही स्ट्रेट कंडक्टर लिया। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। इन दिस फिगर वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट कंडक्टर के हमें पता है कि अराउंड में बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं। कोई एक लूप हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसका एक वेल डिफाइंड रेडियस है। ओके, तो लेट अस कंसीडर द लूप इन विच वी हैव अ रेडियस आर। अच्छा, एम्पेयर ने करने की क्या करने की कोशिश की, मैं आपको पहले उसका एम बता देता हूँ। एम्पेयर का जो टारगेट था, उसने ये सोचा कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर लूप में हैविंग अ फिक्स रेडियस फील्ड में कुछ स्ट्रेंथ मौजूद है तो उसने हर पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की। यानी एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करके बेसिकली हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ इन दैट एम्पेरियन लूप। इसने इस लूप को बाकायदा नाम दिया, अपने नाम से कन्वेंट किया, एम्पेरियन लूप। तो इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर ये फिगर क्या डिमोन्स्ट्रेट कर रही है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस एम्पेरियन लूप को थोड़ा सा मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ फिजिकली कि ये एम्पेरियन लूप क्या है। ज़ाहिर है पानी के अंदर तो नहीं है, ये किसी खास मीडियम में हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाता हूँ कि हमने बायो-सैवर्ट लॉ में कुछ कांस्टेंट की बात की थी। तो पहले मैं बायो-सैवर्ट का कॉन्सेप्ट फिर डिमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो कांस्टेंट था जो कि एम्पेयर्स ने अपने लॉ में यूज़ भी किया है, तो उसमें थोड़ी सी मैं बात करूँगा पहले कि B इक्वल टू म्यू नोड I बाय 2πr, ठीक है। तो इस एम्पेयर्स लॉ के स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में जानते हैं कि ये म्यू नोड जो है इस कांस्टेंट का क्या नाम है और ये क्या शो कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जो वायर है इसमें एक वेल डिफाइंड एरिया पर हमारे पास कुछ इस तरह के लूप्स बन रहे हैं जो कि एयर या वैक्यूम में। तो मैंने यहाँ भी लिखा है कि ये म्यू नोड जो है ये फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस जो है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कुछ इस तरह से परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म तो फ्री स्पेस का जो कांस्टेंट है यानी एयर या वैक्यूम, उसके लिए हम चूज करते हैं म्यू नोड। म्यू नोड इज कॉल्ड परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कि ये लूप क्या है, स्पेस में बन रहे हैं, यानी फ्री स्पेस में बन रहे हैं, एयर में बन रहे हैं। तो उसके लिए कांस्टेंट क्या है, म्यू नोड है। इस तरह का एक कांस्टेंट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी डिफाइन करते हैं जो आप जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड जो होता है वो कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिट से निकला है। वहाँ हमने पढ़ा था कि हाउ मच इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू द मीडियम, कितनी लाइन ऑफ फोर्स उस मीडियम से पास आउट होते हैं। परमिट करने का मतलब परमिशन करती है, फील्ड लाइन कितनी गुजर सकती हैं, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द फील्ड लाइंस पास थ्रू द मीडियम। इस एबिलिटी को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। और अगर हमारे पास क्या है, इसी फ्री स्पेस पे, इसी बाउंडेड लूप में, क्योंकि ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, इंडक्शंस लाइंस हैं, तो ये भी जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस की सिमेट्री होती है वैसे ही हमारे पास क्या है, इस स्ट्रेट वायर के अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और कितनी लाइन इस मीडियम से पास आउट हो रही हैं, निकल रही हैं एज लाइंस ऑफ इंडक्शन इन अ सर्कुलर शेप। तो उसके लिए हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस एयर में पास आउट हो रही हैं, तो हाउ मच लाइंस आर परमिट, तो इसको हम कहते हैं परमिशन से निकला है। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैं डिमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये ब्लैंक्स में आता है बोर्ड में। क्या वैल्यू होती है म्यू नोड की, 4π इंटू एक्सपोनेंशियल -7 या 4π एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -7 पावर है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर या एम्पेयर इनवर्स पढ़ लें। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ब्लैंक्स में आती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हैविंग वैल्यू 4π एक्सपोनेंशियल -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। इसको अपने पास कहीं ना कहीं
लिख के याद कर लें तो आपका MCQs गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये कि अब हम आते हैं एम्पेयर्स लॉ पे अगेन, और हमने जो बात की थी कि अगर ये फ्री स्पेस में हमारे पास एक लूप को हम कंसिडर करते हैं तो हर लूप में हर पॉइंट पर, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड बनती है, तो हर पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह एक सी होगी। तो फील्ड की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो लाइंस ऑफ इंडक्शन है, जो हमने राइट हैंड रूल से मालूम की कि अगर मेरे पास कंडक्टर स्ट्रेट है और मैंने लाइंस ऑफ इंडक्शन यूँ दिखाई हैं, तो ये इंडक्शन लाइंस को मैंने जैसे दिखाया था यहाँ पर कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने दिखाई थी राइट हैंड रूल के रिस्पेक्ट से। तो मैंने फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूँ दिखाई, यानी लूप की डायरेक्शन दिखाई। ठीक है, अब हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ अगर फर्स्ट करें 4 टेस्ला है, 4 टेस्ला, 4 टेस्ला, 4 टेस्ला, पूरे लूप में हमारे पास फील्ड की स्ट्रेंथ 4 टेस्ला आ रही है। ठीक है ना, तो एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस इंपीरियल लूप द मैग्नीट्यूड आर सेम कांस्टेंट, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आप देखें अलग है। मैं इस पेन से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं कहता हूँ लेट वी हैव दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इस तरह दिखाई, तो मैंने ये दिखाई अगर ये लूप इस तरह जा रहा है तो डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं इस पॉइंट से इस तरफ आऊँ तो फील्ड की स्ट्रेंथ तो उतनी ही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ बी यानी ये लूप यूँ घूम रहा है तो डायरेक्शन यूँ है। ठीक है, इस तरह अगर ये लूप यूँ घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ आ रही है। यानी बी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे, देखें ये पेन जो है मेरा इस तरफ दिखा रहा हूँ, फिर मैं ये इस तरफ दिखा रहा हूँ, हर पॉइंट पे आपका ये जो मेरे पास पेन है इसको मान लें फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर लाइन पे मेरे पास वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरह से ज्योमेट्रिकली हम अगर दिखाते हैं किसी वेक्टर को तो ये कहलाता है टेंजेंशियल वेक्टर। जैसे सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को आपने घुमाते हुए, द बॉडी विल्ड इन अ सर्कुलर पाथ, आप घुमाते हुए एक धागे से किसी को बांधें, आप किसी ऑब्जेक्ट को बांधें और उसको घुमाते हुए फेंकें तो वो स्ट्रेट जाएगा। तो उसका जो बिहेवियर है कि घुमाते हुए आपने फेंका है तो वो स्ट्रेट जाता है, जैसे उसका ताल्लुक सर्कुलर मोशन से, जब तक सर्कुलर में घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने घुमाते हुए इसको छोड़ा तो वो घूमते हुए नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट जाएगा। तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। जस्ट लाइक दैट कि अगर ये लूप यूं हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पे ये हो गई। मैंने 3-4 डायरेक्शन दिखा दी समझाने के लिए। इसमें मज़ीद बात यहाँ पर ये कि मज़ीद हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखा के क्या करना चाह रहे हैं वो एम्पेयर्स लॉ की डेरिवेशन में हम करेंगे, लेकिन पहले आप डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, अब इस लूप में मज़ीद बातें ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस पूरे लूप में टोटल सम अप कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इस लूप को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द होल इंपीरियल लूप इनटू अ स्मॉल पैचेस। स्मॉल पैच पे हर पैच की एक वेल डिफाइंड लेंथ है, और लेंथ क्या अगर मैं स्ट्रेट दिखाऊं तो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब है लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मैंने कहा डेल्टा L1, अगर गौर से आप देखें तो ये छोटी सी मैंने इनफाइनाइट सिमिलर लेंथ कहते हैं इसको, मैं भी लिखूंगा आगे, मैंने लिखा हुई है। तो इनफाइनाइट सिमिलर लेंथ का मतलब क्या होता है कि लेट वी हैव अ वेरी स्मॉल लेंथ। इनफाइनाइट सिमिलर लेंथ कहलाती है बहुत ही छोटी सी लेंथ, और अगर छोटा सा इस लूप में पूरे कर्व के ऊपर छोटा सा टुकड़ा लें तो वो डेल्टा L1 क्या कहलाएगा हमारे पास एज वेक्टर के। ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेट एनफ। मेरे हाथों को देखिए, पूरा लाइन मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैं अपने हाथों को इस तरह से कर्व करूं तो ये मेरा हाथ कर्व आ गया, लेकिन इस कर्व पे छोटा सा हिस्सा जो है वो दैट इज स्ट्रेट एनफ। तो स्ट्रेट एनफ ले लिया मतलब वो वेक्टर बन गया। तो हमने यहाँ पर इस पूरे लूप के अंदर जो छोटा सा पैच है दैट इज स्ट्रेट एनफ एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेल्टा L1 पे मैंने एरो बना दिया। अब ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास मतलब लेंथ एलिमेंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ बी भी इस तरफ होगा, यानी टेंजेंशियल बी। तो इसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी का एक और नाम भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या आप ये कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन है इस तरफ है। तो डेल्टा L1 एंड बी दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट 1 पे। यही पॉइंट मैंने एक और पॉइंट ले लिया, मैंने पूरे लूप की बात करी, मैंने 2-3 यहाँ पर या 4-5 दिखा दिए। तो आप भी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 दिखा दें, दैट्स एनफ। तो डायग्राम में आप ये चीज़ ज़रूर दिखाएं, इसके नंबर होते हैं। फिर मैंने दिखाया यहाँ पर
डेल्टा L2, फिर मैंने पूरे लूप में एक छोटा सा पैच लिया, उसकी लेंथ एज वेक्टर डेल्टा L2 है, जिस डायरेक्शन में L2 आ रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर एज B आ रहा है, ठीक है। फिर L3 लिया तो उसमें भी डेल्टा L3 के पैच लिया, डेल्टा L3 की एक हमारे पास क्या इनफाइनाइट सिमिलर लेंथ एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा L3 है, B भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो डेल्टा L3 एंड B आर इन द सेम डायरेक्शन। इस तरह करते 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 मैंने nth पैचेस बना दिए। अब मुझे नहीं पता कितना बड़ा लूप है, जितना बड़ा लूप होगा उतने ज़्यादा पैचेस होंगे, बट यहाँ पर एक बात अगेन कि अगर मैं इस पूरे लूप को पूरा घुमा दूँ और सारे पैचेस को दोबारा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 सारे लेंथ्स को सारे पैचेस को दोबारा ऐड करूं तो लूप पूरा बन जाएगा। यानी इट मीन्स दैट आई एम कंसीडरिंग द होल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, दैट इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो अगर सारे पैचेस की लेंथ्स को ऐड कर लूँ तो आई विल गेट अ सर्कमफ्रेंस, जो कि मैंने आपको बायवर्ट-सैवर्ट में बताया था, जो मैं कह रहा था मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बायवर्ट-सैवर्ट में अगर आप गौर से देखें तो ये वही 2πr आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई क्लोज कर्व होगा और क्लोज कर्व जैसी भी शेप का हो, अगर सारे क्लोज कर्व को अगर आप बाउंडेड लूप को या क्लोज कर्व को मिलाओगे तो 2πr आएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो जो हमने विजुलाइज किया था कि सर्कुलर फील्ड्स बनती है, तो कोई एक पर्टिकुलर लूप ले लें तो सर्किल का पूरा एक दायरा आप कंप्लीट करें एज लेंथ। देखिए एक धागा मेरे पास स्ट्रेट है, उसकी लेंथ है, उसको मैंने घुमा दिया तो उसी धागे की लंबाई को अगर मैं घुमा दूंगा तो बन जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो भाई सर्कमफ्रेंस होता क्या है 2πr। तो बायवर्ट-सैवर्ट ने तो ये साबित भी कर दिया कि हमारे पास जो भी लूप है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर पाथ या इन टर्म्स ऑफ इम्पेरियल लूप वो कितना होता है 2πr। इसलिए यहाँ पे ये 2πr आ रहा था, ये बड़ा गहरा पॉइंट है, बट बहरहाल तो ये 2πr आ गया। तो एम्पेयर्स भी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो एम्पेयर्स में भी कुछ ऐसा ही नज़र आएगा कि हमने एक लूप के पूरी लंबाइयों को जब मैं लेंस को सारे पैचेस को ऐड करूंगा तो मैं इसको फिर लिखूंगा 2πr। लेकिन वो बात की कहानी मैथमेटिक्स देखेंगे, मैं फिजिकली थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पर ये फिगर कंप्लीट करी, मैंने सारे पैचेस को दिखाया कि डेल्टा L एंड B आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने नीचे भी लिख दिया है कि B वेक्टर पैरेलल टू डेल्टा L ऑल द पैचेस लेंथ एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी डेल्टा L एंड B ये सेम डायरेक्शन में है। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं बेटा क्या होता है, एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने डेरिवेशन में जब पार्ट 3 देखेंगे अपने वीडियो का उसमें पुटअप करेंगे। तो अगर ये फिगर आपको समझ में आती है तो डेरिवेशन को इतना बड़ा इशू नहीं है, डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। तो हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि आप फिगर को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिगर को डिमोन्स्ट्रेट अगर मैंने कर दिया है और उसको आपने समझ लिया है तो डेरिवेशन कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फिगर नहीं समझेंगे तो फिर डेरिवेशन आपका इशू बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन को देखते ही आपकी मतलब फिगर को देखते ही डेरिवेशन क्या होती है आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मैंने फिगर एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर इस B को हम कहेंगे, मैंने यहाँ लिखा भी है ताकि याद रहे, तो ये B हम डिफाइन करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इसको। तो इफ़ B वेक्टर इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि हर पॉइंट पे ये हमने फील्ड को तोड़ा है, इस पॉइंट पे, तो पूरे लूप में हम फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को एज टेंजेंशियल वेक्टर दिखा रहे हैं, तो ये B हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा डेल्टा L, पूरे लूप को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी लेंथ्स में डिवाइड किया है, बहुत ही स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेने पे वो स्ट्रेट एनफ हो जाएगा तो वेक्टर बन जाएगा। तो डेल्टा L लेंथ एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड कर्व या लूप, इसको इम्पेरियल लूप भी कह सकते हैं, और ये एक क्लोज कर्व है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने फिगर एक्सप्लेन कर दी, बायवर्ट-सैवर्ट का कॉन्सेप्ट बता दिया, एम्पेयर्स ला के रिस्पेक्ट से मैंने आपको फिगर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि एम्पेयर्स ने यहाँ पर किस तरह से टेंजेंशियल वेक्टर दिखाया है यहाँ पर, और किस तरह से उसने पूरी लूप को पैचेस में तोड़ दिया और उसने किस तरह से इनको फिजिकली डिमोन्स्ट्रेट किया। दैट लूप इज कॉल्ड, दैट क्लोज लूप इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप। ठीक है, और ये एम्पेयर्स लॉ की फिगर में आपको बनाना है। ठीक है, अच्छा एक और बात जो मैं आपकी डेरिवेशन करने से पहले एक्सप्लेन करूँगा कि एम्पेयर्स लॉ को थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस करें और थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करें, तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्टार बना के एक लाइन लिखी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ जब हम जाते हैं तो कुछ सिमेट्रीज हैं। वो क्या लिखा है मैंने देखें, एम्पेयर्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि एम्पेयर्स लॉ में हमारे पास क्या है, इंडक्शन लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो उस फील्ड लाइन का कोई ना कोई क्या है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि एम्पेयर्स लॉ जो है वो क्या करता है, रिलेट करता है मैग्नेटिज्म से। और यहाँ लिखा मैंने एनालॉगस टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहे हैं एम्पेयर्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एनालॉग करता है टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मतलब भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या होता है, एक चार्ज होता है, एक रेस्ट चार्ज होता है। उस रेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्ट में। तो अगर हमारी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो चार्ज के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। लेकिन अगर वो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है और हम चार्ज के बारे में पढ़ते हुए गॉस लॉ की तरफ जाते हैं, तो गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ ये था कि किसी इंक्लोज सरफेस एरिया, अगर 3 डायमेंशन हमारे पास सरफेस है, किसी इंक्लोज सरफेस में चार्ज अंदर बंद हुआ है, इंक्लोज चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या है, एक बाउंड सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया 2 डायमेंशन होता है। तो 3D सरफेस पर 2 डायमेंशन सरफेस एरिया लेते हैं और उसमें हमारे पास क्या है, कुछ चार्ज क्या है, इंक्लोज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि गॉसेस लॉ के अंदर हम इंक्लोज चार्ज को पढ़ते हैं, लेकिन जब एम्पेयर्स लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ गौर से देखें फिगर में क्या नजर आ रहा है। फिगर में ये कि ये हमारे पास क्या है, ये लूप बना हुआ है, ये है एम्पेरियन लूप। इस एम्पेरियन लूप ने क्या किया, बाउंड किया हुआ है, इंक्लोज किया हुआ है, किसको, करंट को, यानी वायर बीच में है और इंक्लोज करंट क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि गॉस लॉ में इंक्लोज चार्ज होता है और एम्पेयर्स लॉ के अंदर इंक्लोज करंट होता है। फील्ड लाइन ने उसको अपने गिर्द करंट जो कैरिंग कंडक्टर है उसको इंक्लोज किया हुआ होता है, इसलिए लिखा गया एम्पेयर्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एनालॉगस टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सिमेट्रीज हमें नजर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ वीडियो को ऑफ अपना यहाँ पर एंड करते हैं और फिर हम पार्ट 3 में एम्पेयर्स लॉ की डेरिवेशन आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है, इसको यहाँ तक लिखने के बाद हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो का पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।